हेलो आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे CUET के बारे में। CUET क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी आप लोग 12th क्लास में होंगे और आपको अपने कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना हो, बी DU, BHU, AU, कोई भी कोर्स से, BA, BSc, BCom, तो आप सबको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बायोलॉजी के डोमेन की, बायोलॉजी के सिलेबस की। उसके पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ कोरल जैन, मैं BSc में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ BHU में, और मैं आप लोगों की मेंटोर रहूंगी बायोलॉजी में इन द CUET कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CUET का स्कोर एनालिसिस। अभी ये एग्जाम जो है CUET, ये पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है। इसके पहले क्या था, BHU अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करता था, बाकी यूनिवर्सिटीज का एक CUCET एग्जाम होता था। पर पिछले साल से NTA ने सारे को मर्ज कर दिया है और अब सब यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है जो कि NTA कंडक्ट करता है, वो होता है CUET का एग्जाम। तो अब हम लोग, हमारे पास अब इसका पिछले ईयर का ही बस डेटा है क्योंकि ये एक ही साल हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पिछले साल 100% पाने वाले जो भी बच्चे थे उनका क्या स्कोर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बायो का स्कोर देखते हैं। बायो में जिनको 100% आया था उन बच्चों का स्कोर था 200 ऑलमोस्ट, मतलब 198 to 200 में वैरी कर रहा था। और आपको पता है ये एग्जाम 200 मार्क्स का ही होता है, मतलब बच्चे इसमें 200 में से 200 मार्क्स ला रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, आपकी जो प्रैक्टिस है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चलो हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स का भी एक बार देख लेते हैं। जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, जो बच्चे हमारे PCM के होंगे वो लोग फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री देंगे। जो बायो बैकग्राउंड से होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देंगे। तो इनका भी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 195 to 200, 180 to 185, 175 to 180, मतलब 180 प्लस सबका कट ऑफ जा रहा है। तो बच्चों मेहनत करना पड़ेगा अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तो चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो आगे अब देखें हम लोग, तो अब हम लोग थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि ये एग्जाम आखिर है कैसा, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलो ये देखते हैं। तो ये एग्जाम जो होता है ना, ये बेसिकली इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग को 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। टाइम कितना होता है हमारे पास 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का? 45 मिनट्स। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है बच्चों, ठीक है, और टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी टोटल कितना मार्क्स होगा? 200। 40 into 5 कर लो। इतना मैथ्स तो सभी बायो वाले बच्चों को आता है कि नहीं? चलो, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं ज्यादा। कितना नेगेटिव मार्किंग होता है? -1। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको कितना नेगेटिव मार्किंग मिलेगा? -1। समझ आया ना पेपर कैसा होता है? 50 MCQ रहेंगे जिनमें से 40 अटेम्प्ट करना है। हर एक MCQ का 5 नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर हमें अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए CU 2023 में नंबर लाने का। तो अगर हम बायो की बात करें बच्चों, तो 194 प्लस मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, और कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। बस हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं वो आप फॉलो करते जाइए, रेगुलरली लेक्चर्स देखिए, जो होमवर्क मिलेंगे वो करिए, PDFs मिलेंगे उनको सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, बड़ी आसानी से ये नंबर हम लोग ले आएंगे। कितना? 194 प्लस इन 200 मार्क्स। आ रहे समझ? ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखिए, केमिस्ट्री में 194 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा, फिजिक्स में 180 प्लस, मैथ्स में 175 प्लस, और एग्रीकल्चर वालों 180 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो हम लोग तो यहाँ बायो पे फोकस करते हैं,
बायो का आप देख ही रहे कितना ज्यादा 194 प्लस मार्क्स, तो कोई भी चैप्टर यहाँ छोड़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लिए कि पैटर्न कैसा है, कैसे अब क्या क्या आपको देखना है, लेकिन अब आपके पास प्लान क्या होना चाहिए। अब पता है पेपर में ये आने वाला है, ठीक है, लेकिन करना क्या है, पढ़ना कैसे है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे बच्चों डिटेल में। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले अभी तो आप लोग 12th में होंगे ना, तो एनसीईआरटी तो आप लोगों ने रीड करा होगा, 1-2 चैप्टर भी तो करा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब पहली दूसरी बार रीड करते हैं तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, राइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नाम ही हमारा सीयूईटी कॉन्सेप्ट है और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल हम 100% क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपको लेकिन रेगुलरली लेक्चर्स देखने होंगे, फॉलो करने होंगे, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% तैयार हो पाएगा, ठीक है। फिर एक बार हम एनसीईआरटी ना थोड़ा सा हैपहैज़र्ड वे में है, मतलब आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो शायद खुद से समझ ना पाए काफी सारी चीजों को। तो एक बार जब आप लोग लेक्चर देख लेंगे, ये क्या है, लेक्चर। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहाँ से होगा आपका, लेक्चर। और मैं बिल्कुल ना लेक्चर में आप लोगों को एनसीईआरटी के वाइज ही पढ़ाते जाऊंगी। एनसीईआरटी हम लोग साथ में चल के लेके पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट साथ साथ में देती रहूंगी, ताकि अब आप जब नेक्स्ट स्टेप में पहुंचे, यानी कि एनसीईआरटी रीडिंग, फिर क्या करना है आप लोगों को, एनसीईआरटी रीडिंग करें तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल से ग्रास्प हो जाए और चीजों को ना उतना रटना नहीं पड़े। चलो कुछ कुछ रटने वाली चीजें वो तो हम लोग उसका निमोनिक्स बना लेंगे, ठीक है, कुछ कुछ आपको मजेदार से ट्रिक्स भी मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो हमें एक बार रीड करने के बाद आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने लेक्चर देखा, हमने रीडिंग कर लिया, इससे एक और स्टेप बेटर ये होगा ना कि एक बार जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आप एक खुद कर्सरी लुक देकर आए। थोड़ा मतलब क्या होता है, बस पन्ना पलट लिया, थोड़ा क्या है, थोड़ा ओवरव्यू ले लिया, अच्छा एक बार पढ़ लिया, समझ नहीं आएगा पर आपको क्लास के लिए आप बेटर तैयार होकर आएंगे, ठीक है। तो एक बार आपने रीड किया, कर्सरी लुक दिया, ठीक है, फिर आपने लेक्चर देखा, तो आप लेक्चर देखेंगे तो आपको चीजें कनेक्ट होने लगेंगी, अच्छा ये था वो था। फिर आप जब एनसीईआरटी वापस रीड करोगे और इस बार अच्छे से थरली, तो आपके जो जो छोटे छोटे होल्स भी है ना वो धीरे 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 कवर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बात आता है नोट्स का, तो हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। बेसिकली बायो में ना आपको नोट्स की उतनी जरूरत है नहीं, जो भी आपका एनसीईआरटी है ना वो आपके लिए इनफ है। एनसीईआरटी इज योर ओनली बाइबल फॉर बायो। कोई और बुक्स के पीछे भागने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जो है 12th क्लास की, वही आपका बाइबल है सीयूईटी के लिए, बायो सब्जेक्ट के लिए। समझ आ रहा है? तो डिटेल्ड नोट्स, अब कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जिनको समझने के लिए एनसीईआरटी से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हम, तो उनके मैं डिटेल्ड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन साथ में डिटेल्ड नोट्स के अलावा मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स। और मैं ना शॉर्ट नोट्स बनाने का आपको तरीका सिखा दूंगी, मैं 2-3 चैप्टर का दूंगी और फिर मैं एक वीडियो बना दूंगी एक्चुअली में, तो आपको ना तरीका आ जाएगा कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। शॉर्ट नोट्स में पूरा चैप्टर उतारना नहीं है, वो एक पन्ना आपके पास होना चाहिए जिसको आप बस पढ़ लो, एक चैप्टर हो गया। तो वो शॉर्ट नोट्स भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, स्पेशली वो चीजें जहां बहुत याद कर रहे हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज जो चैप्टर है प्लांट इनहेंसमेंट का, तो उसमें टेबल है, ठीक है, हिमगिरी, ये सब, तो वो सब याद करने के लिए आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब बच्चों आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमने लेक्चर देख लिया, हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया। और एनसीईआरटी एक बार पढ़ने वाली चीज नहीं है, एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैंने एनसीईआरटी को कम से कम 100 टाइम्स तो पढ़ ही रखा होगा इतने सालों में, बट
हर बार मैं आज भी उसको पढ़ती हूँ ना तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलकर आएगा, समझ आ रहा है। तो एनसीईआरटी का रीडिंग एक बार तो थरो हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में कम से कम आपको 3 टाइम्स रीडिंग देना ही पड़ेगा, समझ आ रहा है आप लोगों को। और ये स्पेस्ड रिवीजन के थ्रू हम लोग ये करेंगे, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, लेकिन पहला रीडिंग देने के बाद अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अब मैंने एक चीज पढ़ाया, आपने खुद से पढ़ लिया, पर पता कैसे चलेगा कि कितना समझ आया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपको सब कुछ बिल्कुल सीयूईटी कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बस आपको वो करना होगा बच्चों। तो हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। देखो आज जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब हम लोग इसका स्पेस्ड रिवीजन करते रहेंगे, समझ आ रहा है। हम टेस्ट लेंगे, आपका एक चीज पढ़ाया हमने, वीकली टेस्ट लिया, फोर्टनाइटली टेस्ट लिया, जिससे आप एक चीज याद कर लो ना, फिर आप भूलो नहीं। ये नहीं कि मैंने वो 1-2 महीने पहले पढ़ा था तो कुछ याद ही नहीं है मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल क्या कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना है हमें। हार्डवर्क तो करना ही है, पर एक बार हार्डवर्क करने के बाद दोबारा नहीं करना पड़े, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो वो किससे होगा, स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक से, जिसके लिए हम लोग सीयूईटी कॉन्सेप्ट में आपके लिए वीकली फोर्टनाइटली टेस्ट बिल्कुल अरेंज रहेगा सब बच्चों। बस आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइनली इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। आपको सच बता रही हूं, कोई नहीं रोक सकता है आपको 200 195 प्लस मार्क्स लाने से। फिर क्या हो गया, हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन जो आपका एक बोलता है ना कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे पास ज्यादा बस पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, बट प्रीवियस ईयर बेस्ड जो मॉक टेस्ट होगा ना वो आप लगाओ। अब जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, खुद को क्वेश्चन से फेमिलियर करोगे, उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करना है, 40 on 50। तो सेलेक्ट भी करना पड़ेगा कि भाई कौन सा 10 में नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। आ रहा है समझ, सबसे पहले एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। फिर एक्यूरेसी कहां से आएगी, हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। सेकेंड बात होता है स्पीड। स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों। नॉलेज उतना मैटर नहीं करता है जितना आपका एग्जाम देने का टेक्निक मैटर करता है यहाँ पर, समझ आ रहा है। हमें कोई पीएचडी नहीं करना है कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, नहीं, उतना पढ़ो जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। और अपने प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस से क्या होगा, स्पीड डेवलप होगा आपका, ठीक है। और ये सब चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस करने से, समझ आ रहा है। हम लोग स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, समझ आ रहा है। अभी के लिए हमें पता चल गया, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम लोग लेक्चर्स के थ्रू, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे खुद से, समझ आ रहा है। ये नहीं कि सारे लाइंस अंडरलाइन कर लिए, नहीं, आपको लेक्चर देखो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ते समय कभी अंडरलाइन मत किया करो बच्चों। एनसीईआरटी एक बार पढ़ा आपने, बस उसको पढ़ने के लिए पढ़ो। दूसरी बार पढ़ा तो आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट सा है तो अंडरलाइन कर दो। तीसरी बार पढ़ो तो थोड़ा हाईलाइट करो। चौथी बार, और इसमें ना आप लोग सिर्फ ये नहीं कि पढ़े जा रहे। अब मैंने कुछ पढ़ा, हमने, चलो हम लोग समझ लेते कि हमने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, ठीक है। तो अब रिकॉल करो दिमाग में, लेक्चर हो गया, लेक्चर बंद करो, अब दिमाग में याद करो कि अच्छा मैम ने क्या पढ़ाया था, ये कनेक्ट करो, समझ आ रहा है। तो एक्टिव रिकॉल आप लोगों को करना है। फिर प्रैक्टिस 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 इज द की टू क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। सारा नॉलेज हम लोग आपको दे देंगे, सब कुछ आपको स्पून फीड हो रहा है, आपको बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, समझ आ रहा है। चलो क्लियर है ना, क्या क्या करना है हम लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट क्या है, सब बच्चे पूछते हैं ना। तो देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा आपके मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। और लेस इंपॉर्टेंट जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, पर वो चैप्टर्स होते हैं जो पढ़ने में काफी लेंदी होते हैं और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है। हम लोग को फोकस दोनों पे करना है,
पर हमारा गोल होना चाहिए कि पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम लोग एकदम अपने ग्रास्प में रखें कि उससे तो कुछ गलत होना ही नहीं। अब बच्चों कोई आपको 2-4 पेज पढ़ के अगर आपको कोई चीज 20 नंबर दिला रहा है और ये 10 पेज पढ़ के आपको 2 नंबर मिल रहा है, तो खुद बताओ ऐसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेस और कौन सा मोर इंपॉर्टेंट होता। समझ आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे साथ रहिए सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। बाकी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट को स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, फिर लेस इंपॉर्टेंट पे भी फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे 200 नंबर में से 200 नंबर बच्चों को आ रहे हैं, तो आप एक भी चैप्टर छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तो। समझ आया बच्चों? तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं अपना सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस सीयूईटी का वही है जो आपका 12th का सिलेबस है, मोस्टली वही एनटीए ने प्रोवाइड कर रखा है। तो क्या है हमारा यूनिट 1 एनसीईआरटी में? बताओ, आप लोग बताओ, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये है यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर्स कौन कौन से? 4 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक सा छोटा चैप्टर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन चीजों के बारे में बात करेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में, पर स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी स्कोरिंग चैप्टर है। नीट अगर आप लोग देते हो उसमें भी इस चैप्टर से काफी नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में काफी सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सवाल आ रखे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अब ये यूनिट 2 आप लोगों का फेवरेट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्यों है ना फेवरेट? चलो नहीं है तो बन जाएगा पढ़ के। जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो कौन कौन सा चैप्टर है इस यूनिट में हमारे पास? हेरिडिटी एंड वेरिएशन पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली ये दोनों जेनेटिक्स का पार्ट है हमारा। जो जेनेटिक्स का पार्ट होता है ना, वो बड़ा है पर स्कोरिंग है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जेनेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पे हम लोग को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, जितना भी हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉसेस के बारे में पढ़ते हैं, सब इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन लंबा चैप्टर है, पर उसका जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है लास्ट वाला, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक पैरा है छोटा सा, बट उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, और एनसीईआरटी में काफी कंसाइज फॉर्म में दिया, और उसका शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा लेक्चर के बाद जब हम लोग इवोल्यूशन का लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ 2 यूनिट हम लोगों ने देखा। चलो आगे देखते हैं। अब आगे तीसरा यूनिट कौन सा है हमारे पास? हमारे पास है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये देखो जो है ना बच्चों, ये हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर जो है, ये थोड़ा बड़ा है और पर स्कोरिंग भी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है और बिल्कुल स्कोरिंग है। अब दूसरा क्या है? स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें पहले एनिमल ब्रीडिंग पढ़ाया है इन्होंने, फिर प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया है। तो जो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट है ना, उसमें टेबल्स है, फिर व्हीट वैरायटीज हो गया, राइस वैरायटीज हो गया, ये सब के नाम याद करने। तो इनके मैं निमोनिक्स दूंगी आपको। ऑब्वियसली हम लोग क्लास में ही ऐसा पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाए और एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़े आप लोगों को। तो प्लीज जेन्युइनली लेक्चर्स देखना और फॉलो करना हर एक चीज को। आप बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तीसरा ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर और इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सबसे टेट्रासाइक्लिन, हर बार क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। वो जो 1-2 पैरा है, तो इसे हम लोगों को अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का तो खैर अभी एरा चल रहा है, अभी आगे कितना बढ़ने वाला है बायोटेक। और ये बायोटेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। समझ आ रहा है?
पहला है इसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक है क्या, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर क्या 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 होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कि चलो होता कैसे वो तो समझ गए, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है कहाँ, हेल्थ और एग्रीकल्चर में। ये दो चीज है जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बच्चों एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है ये भी काफी स्कोरिंग है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इससे नंबर काफी उठते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी एमसीक्यू का टेस्ट हो काफी नंबर उठते हैं, समझ आ रहे हैं। तो ये हमने 2 और यूनिट कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं, 5वां यूनिट है ये हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी तो आप लोग जानते ही होंगे, इंटरेस्टिंग प्लस काफी स्कोरिंग है बच्चों, बिल्कुल बहुत स्कोरिंग है ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। इसमें 4 चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत सारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये छोटा चैप्टर है पर इसमें बहुत सारे डेटा है जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप एक पैटर्न देखोगे कि रिपीट होता है। इकोलॉजी से ना बहुत क्वेश्चंस आता है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो ना, नीट हो गया, CUET हो गया, इकोलॉजी ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना एनवायरनमेंट के बारे में हम सबको पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये चैप्टर्स हमें करना है। ये एनवायरमेंटल इश्यूज, ये चैप्टर ना एक जनरल इंसान, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा इकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इकोलॉजी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे 5 यूनिट जो हम लोगों ने अब पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये बताते हैं हम कि अब हम लोग, आप लोग हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो हम लोग ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, कोर्स लॉन्च हो चुका है और आप लोग एप्लीकेशंस दे सकते हैं। एकलव्य बैच, ठीक है, बीएससी वाले बच्चों, यहाँ पर CUET कॉन्सेप्ट में BA, BSc मैथ्स, BSc बायो, BSc एग्रीकल्चर, BCom, BA LLB, LLB, CHS क्लास 6 to 9, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है बच्चों। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ आता है आप वो कोर्स ले लीजिए, ठीक है। और जहां तक बात है हम लोग कहाँ पढ़ाने वाले हैं आपको, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो ये हमारा लॉन्च हो रहा है एकलव्य बैच। एकलव्य बैच में आप सभी इनरोल कर लीजिए, वहां आपको मैं एज बायोलॉजी मेंटोर आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, हर टॉपिक के आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बच्चों। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे। स्टडी मटेरियल्स, जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, किसी टॉपिक का डिटेल चाहिए, सब आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज, वो भी NTA पैटर्न पे। हम लोग को पता है कि CUET का ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं, बस 1 साल का है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो आपको यहाँ मॉक प्रैक्टिस कराएंगे वो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, बिल्कुल जैसे जैसे सिलेबस चलेगा ना आपका प्रैक्टिस बिल्कुल चलता जाएगा। तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है ड्यूरिंग क्लास लेक्चर्स। अब जैसे हम लोग पढ़ाएंगे तो हम लोग बताते जाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई पढ़ना क्या है इसमें। ऐसे तो पढ़े चले जाएंगे पर आइडिया होना चाहिए ना कि आखिर पढ़ना क्या है हमें और कैसे। तो ये हो गया प्रॉपर गाइडेंस। देखो बच्चों, यहाँ हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि लेक्चर पढ़ाए और चल गए, नहीं, आपको यहाँ होलसम गाइडेंस दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हम लोग से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। आपके लिए एक सेक्शन दिया जाएगा, उसके लिए आपको CUET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करिए। आपके डाउट्स हो, किसी भी तरह के डाउट्स हो, ठीक है, चाहे वो एकेडमिक रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेटेड हो, कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो हम लोग उस चीज में भी आपको डील करेंगे बच्चों। क्योंकि ये हमें भी पता है कि सिर्फ पढ़ाने से किसी का एग्जाम निकला नहीं है आज तक। आपको
एग्जाम का तैयारी तो करना ही है, पर साथ में मेंटली और फिजिकली आपको बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। और हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, टिप्स देंगे, टेक्निक्स देंगे, बहुत सारे टेक्निक्स बताएंगे कि आप अच्छा कैसे पढ़े। पोमोडोरो हो गया, एक्टिव रिकॉल हो गया, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए पूरा का पूरा तैयारी करके आए हैं। बस आप हमारे एकलव्य बैच में एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अब आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट, आप बीएससी वाले हैं तो कोर्स का जो वो है वो तो 2500 है, बट अभी बच्चों जो पहले 100 बच्चे होंगे उन्हें ये कोर्स दिया जाएगा बिल्कुल 2000 में फॉर बीएससी, ठीक है। तो वेट नहीं करो, जितना जल्दी हो सके जाके इनरोल कर लो, फिर इस प्राइस पे ये वापस आपको नहीं मिलेगा, तो ये बेस्ट प्राइस है, जाके इनरोल कर लो। बाकी कोर्सेज के भी आप यहाँ फीस देख सकते हैं, जो भी है मैंने कहा था आपको मिल रहा है ऑफ 500 का, तो 2000 में बच्चों पूरा का पूरा सब कुछ, वीडियो, टेस्ट, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, गाइडेंस, इतना कुछ कहीं नहीं मिलेगा जो हम लोग दे रहे हैं बच्चों। तो सोचो मत, बेस्ट मेंटोर्स के साथ पढ़ो और अपने बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का तैयारी कर लो। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, इस नंबर्स पे। इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैंडल है CUET कॉन्सेप्ट, उस पे भी जाकर आप कर सकते हैं, या ईमेल भी आप इस पे कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी मिलते हैं हम लोग एकलव्य बैच में, और CUET कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लो। और BHU में भी मैं वेट करूंगी लोगों का, सीनियर एज योर सीनियर, है कि नहीं। तो चलो अब ये हमने देख लिया, अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, हम लोग ना डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस कहाँ है। अभी एनटीए का सिलेबस देखेंगे हम लोग, तो एनटीए का सिलेबस मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस है, हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस खोलते हैं और देखते हैं एनटीए ने क्या क्या सिलेबस में हमें दिया है। तो ये देखो आ गया बच्चों बायोलॉजी का सिलेबस आपका। चलो इसको हम लोग देखते हैं आगे। ये बायोलॉजी का सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। बेसिकली CUET का सिलेबस 12th क्लास के सिलेबस से मैच करता है ऑलमोस्ट। अभी हमने यूनिट्स देखे, यूनिट्स हमने देख लिए सारे क्या क्या हमें पढ़ने हैं। यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ बस आपको डिटेल्ड बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है उन यूनिट्स में, हर चैप्टर के अंदर का टॉपिक्स। जैसे हमने बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ना है, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ये क्या बता रहे हैं, ये है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन कि रिप्रोडक्शन ये होता है, ठीक है। फिर हम लोग मोड्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड, ठीक है। एसेक्सुअल मोड्स में बाइनरी फिशन, स्पोर्युलेशन, देखो और भी मोड्स होते हैं बट सिलेबस में ये दोनों है, तो ये दोनों हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक्स आप लोग देख लो, फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर के बारे में। फिर देखेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का। फिर देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का टाइप्स। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे ये होते क्या है। सबसे पहले पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। पता है आप लोगों को क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, याद करो, ये हम लोग अपना लेक्चर में देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, एंडोस्पर्म बनना, एम्ब्रियो बनना, सीड बनना, फ्रूट बनना। फिर हम लोग कुछ स्पेशल मोड्स देखेंगे जैसे एपोमिक्सिस,
पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रायो। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है सीड का फ्रूट फॉर्मेशन में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, सॉरी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी का, फिर गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स कैसे बनते हैं, oogenesis में ओवा कैसे बनता है, एग कैसे बनता है फीमेल्स में, फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, फिर कैसे वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, फिर प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया लेंगे हम लोग, पार्च्यूरेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लैक्टेशन के बारे। तो ये ना डिटेल्ड टॉपिक्स है बच्चों, सिलेबस को एकदम अच्छे से गो थ्रू करना है क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिलेबस प्रीवियस, देखो बच्चों ये 3 चीज है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या है, NCERT प्लस प्रैक्टिस। बस इतना कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से निकल जाएगा। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सब हम लोग देखेंगे क्लास में डिटेल्ड में। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सिलेबस जो भी पढ़ रहे हैं ना उसका सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करके आइएगा, समझ आ रहा है। अब आगे देखते हैं, जैसे यूनिट 2 हो गया जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, तो इसमें फिर वही आ जाएगा जो भी हमने डिस्कस किया उसका यहाँ डिटेल में बता दिया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हेरिडिटी एंड वेरिएशन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो बता दिया, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं खुद, जैसे मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलीजेनिक पढ़ेंगे, डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सब लास्ट में हम लोग सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे, डाउन, टर्नर, क्लाइन फिल्टर। तो ये सब हम लोग डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। वैसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें डीएनए, आरएनए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे और इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। इसका स्पेशली जो ये वाला पार्ट है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन, निएंडरथल, ये हमेशा क्वेश्चंस आता है इनसे, कोई भी एग्जाम में आप ले लो। तो ये सब हम लोग देखेंगे। फिर ये जो यूनिट मैंने आपको बताया था बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का, ये काफी छोटा यूनिट है बट स्कोरिंग यूनिट है, स्पेशली जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है बच्चों, ये इतना छोटा यूनिट है ये, लेकिन इसका जो पता है 1-2 पेज से आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, हर जितना भी आप एग्जाम्स कर लो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख ली हेल्थ एंड डिजीज हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, स्ट्रैटेजीज के बारे में ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी चैप्टर्स, राइट। माइक्रोब्स हो गया, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्लांट ब्रीडिंग का एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यूनिट 4 में बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। बस यहाँ बच्चों ना यहाँ डिटेल दे रखा है जो कि हम लोग गो थ्रू करेंगे कब, जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एक एक करके, पहले प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत छोटा सा चैप्टर है पर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। और इकोलॉजी, ये यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ये, ठीक है। इसमें हमने बात कर लिया ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये चैप्टर छोटा है, मल्टीपल क्वेश्चंस आता है, यानी कैसा हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया, कम पढ़ के ज्यादा स्कोरिंग, समझ आ रहा है। छोड़ना तो कुछ नहीं है पर पहले जो स्कोरिंग है उनमें एकदम पकड़ हासिल कर लेना, ठीक है। लास्ट हो गया एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर। तो हमारा बायो का सिलेबस इतना ही है बच्चों, बस, लेकिन जो भी है इतना ही है, पर हमें इन सबको इतने अच्छे से याद कर लेना, इतना रिवीजन, इतना टेस्ट, इतना प्रैक्टिस की एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए हम लोगों से, ठीक है। तो हम लोग तो तैयार है अपने सीयूईटी कॉन्सेप्ट में एकलव्य बैच के साथ, और आपका इंतजार रहेगा। मैं एज अ मेंटोर आपको मिलूंगी वहां पर जब आप एनरोल कर लेंगे इस बैच में। तो फिर मिलते हैं बच्चों और तैयारी करते हैं जम के सीयूईटी 2023 का, और ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको आपका बिल्कुल मिलेगा। बस हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लेक्चर्स में उसको फॉलो करते रहिए, हमारे साथ चलिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए और 200 नंबर
195 प्लस तो आपके आने पक्के, कोई नहीं रोक सकता अगर आप शिद्दत से हमारी बातों को सुने और प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं मिलूं आप सबसे लेक्चर्स में। तो फिर बाय एवरीवन, थैंक यू।